आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मुझे पता है थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इसका कुछ काम करता हूँ, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 2-3 दिन में बस सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम ना आए, बट आई डोंट नो कि क्यों आ रही है। एक बार आप वॉल्यूम फुल करके सुन लीजिए, इसमें भी हो सकता है ना, आई डोंट नो, क्योंकि मैं बेस्ट माइक्स यूज करता हूँ जो कि मार्केट में है, ब्लू येती का। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं फिलहाल। लेकिन ये दोस्तों क्रिप्टो 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 बहुत हो रहा है। क्रिप्टो वैसे सुपरमैन का कुत्ता था क्रिप्टो सुपरमैन डॉग्स क्रिप्टो। तो भाई क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो करेंसी का हो हल्ला इतना मचा हुआ है भारत में कि भारत जो है वो बैन करेगा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को और भारत खुद की क्रिप्टो करेंसी निकालेगा। तो दोस्तों हम इस लेक्चर में क्रिप्टो करेंसी की बहुत अच्छे से बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से न्यूज़पेपर्स को मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, पेड सब्सक्रिप्शन जिनका लिया। तो द हिंदू तो है ही, इंडियन एक्सप्रेस तो है ही, वो तो फ्री है। इंडियन एक्सप्रेस तो आप बस ऐप उसका डाउनलोड करिए। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स भी फ्री है, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस करके है, इकोनॉमिक टाइम्स, इनके मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिए, बाकी सब तो फ्री है ही। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही ये सीरीज निकाली है इन्होंने, क्रिप्टो करेंसी आइडियल लॉ की। तो ये पहला पार्ट है। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर, शुरू से लेकर अभी तक। मतलब ये लेक्चर सुन लीजिए, फिर क्रिप्टो को लेकर क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 बड़े कंसर्न्स हैं जो कि आरबीआई ने रेज किए हैं। आरबीआई की 4 बड़ी चिंताएं, रेज नहीं किए, आरबीआई की 4 बड़ी चिंताएं। देखिए, अभी क्रिप्टो करेंसी जो है, सोशल मीडिया, टीवी स्क्रीन, न्यूज़पेपर, हर जगह क्रिप्टो, यार भैया क्रिप्टो करेंसी आ रहा है। 2010 में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू $0.0008 थी और आज दोस्तों मिलियंस में पहुंच गई है। यानी कि 2010 में जिसने क्रिप्टो करेंसी ली होगी आज वो अरबपति हो गया है। ऐसा तो आरबीआई गवर्नर ने बार बार क्रिप्टो करेंसीज को लेके थोड़ा सा कंसर्न्स किया है कि यार देखो ये मे बी मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो इकोनॉमिक छोटी, मैक्रो बड़ा, बड़े पैमाने पर अगर आप देखो तो हाँ इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो विंटर सेशन में अभी जो शुरू होने वाला है 29 नवंबर से, वो बिल लेके आएगी। नवंबर दिसंबर चलेगा विंटर सेशन, ताकि क्रिप्टो को रेगुलेट कर सके। हम क्रिप्टो पे बैन नहीं लगा रहे हैं, टोटल बैन तो सही नहीं होगा, लेकिन हम रेगुलेट कर सकें। तो अगर क्रिप्टो इतना ही बड़ा थ्रेट है, आरबीआई और बाकी सरकार के लोग कह चुके हैं, तो बिल क्यों लाया जा रहा है? इतना हो हल्ला मचना ही नहीं चाहिए। आरबीआई और सरकार सेम पेज पे है ही नहीं। भाई आरबीआई कह रहा है खतरा है, सरकार बिल ला रही है। तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज फाइन, बस उसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो सरकार ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशन करना जरूरी है। अगर आप रेगुलेट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल बात सही है कि क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, डिफ्रॉडिंग, ये सब बढ़ जाएगा और ये हो जाता है। ब्लैक मनी हो सकता है ज्यादा सर्कुलेशन में आपको देखने को मिले, मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो फिलहाल हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की और 4 जो कंसर्न्स है जो आरबीआई ने जताए हैं। पहले तो हम क्रिप्टो करेंसी और भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इंडिया और भारत और क्रिप्टो करेंसी का जो रिलेशन रहा है वो किस तरीके का है। क्रिप्टो करेंसीज होती क्या, ये वर्चुअल करेंसी है, इट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी और कुछ नहीं है। भाई करेंसी जैसे आप पैसा देते हो, आप पैसा दे रहे हो किसी को, फिजिकल मनी है वो, फिएट मनी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या, वर्चुअल करेंसी है। आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आपने उसको कहीं से लिया है, माइनिंग की है। आप जैसे आपका एप्पल फोन खरीदना है तो 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो आप खुद से पैसा दे दो अपना फिजिकल मनी जो कि लीगल टेंडर है। जैसे आरबीआई जो आप पैसा देते हो ना, जैसे 10,000 रुपए आपने दिए तो उसकी वैल्यू है एक, वो लीगल टेंडर है आरबीआई का कि मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन निभाता हूं, इसी तरीके से लिखा रहता ना कुछ, तो वो लीगल टेंडर है। अब ऐसा ही क्रिप्टो में भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन दिक्कत तब आती है जब क्रिप्टो के बैकिंग ना हो। जैसे भारत ने क्रिप्टो को बोला था कि भाई हम इसमें कोई ट्रेड नहीं करने वाले, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में इस पर बैन लगा दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी हम उसकी बात करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके की करेंसी है जो कि लेन देन के काम आती है। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे आपकी जो ओनरशिप है दे आर रिकॉर्डेड इन स्टोर्ड, मतलब दे आर रिकॉर्डेड इन डेटाबेस, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है, और आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है।
अब क्रिप्टो एक तो सरकारी होगी, नहीं तो प्राइवेट होगी। प्राइवेट जो सरकार इशू नहीं करती है, ठीक है। अब अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, खतरनाक हो सकता है ये। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है यहां पे। क्रिप्टो करेंसी की एक फीचर है कि देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और कोई बैकिंग नहीं है। सिस्टम क्रिप्टो करेंसी का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, अब ये रिकॉर्ड सरकारी नहीं होगा। तो ये चीज है बेसिकली। ये वर्चुअल करेंसी है तो एल्गोरिथम पे बेस्ड है। अब दे आर हाईली सिक्योर्ड, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, एक ब्लॉक जनरेट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो इसको भेदना बड़ा मुश्किल है। दे आर वेरी वेरी सिक्योर्ड। लाइट कॉइन, पियर कॉइन, नेम कॉइन, एथीरियम, कार्डेना, बिटकॉइन। बिटकॉइन की सक्सेस के बाद ये सारी करेंसीज आई थी। अभी बिटकॉइन आप समझिए कि इधर पैंडेमिक में तो बिटकॉइन में जो ट्रेड हुआ है वो 500% ज्यादा बढ़ गया भाई। टोटल एग्रीगेट वैल्यू आपको पता क्रिप्टो करेंसीज की कितनी है? $1.5 ट्रिलियन। तबाही मचा दी है पूरी। ऐसा तो 2008 में बिटकॉइन आया और तब से लेकर अभी तक क्रिप्टो करेंसी भाई काफी ज्यादा सर्कुलेशन में। मैंने बताया ना, कोविड-19 पैंडेमिक में क्रिप्टो मार्केट 500% से ज्यादा बढ़ गया। 2018-19 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट स्पीच दी थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे सीधा ये साफ कर दिया था निर्मला सीतारमण ने कि भाई देखो क्रिप्टो करेंसी जो है दे आर नॉट लीगल टेंडर। हम इसके, हमारी बैकिंग नहीं है, ठीक है। डिजिटल रेवोल्यूशन आया होगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिप्टो से, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। 2010 में जहां पे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू $0.0008 थी, इतनी कम, यस, $0.0008। आप समझ रहे हो ना, 1-2 रुपए बस एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इतनी। अप्रैल 2021 में पता है कितनी है? ये अप्रैल का, और अभी बढ़ रही है। हालांकि अभी आज सुबह ही न्यूज आई थी कि क्रिप्टो मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है। करेंसी ये अभी इसमें एक बहुत बड़ा ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है। जैसे तीसरे पॉइंट में ना कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो 2021 में 11 साल बाद क्रिप्टो की वैल्यू है $65,000। होश उड़ गए। 15 से 20 लाख रुपए तक। जिसने उस समय 1 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होगा, 10 साल बाद इतना भयानक रिटर्न किसी ने दिया है? जिसने उस समय माइन करना भी आसान था, बहुत सारे बिटकॉइंस थे, माइन करना आसान था, और अभी तक पता ही नहीं बनाया किसने। ये एक बड़ी बात है, लेकिन उस समय माइन करना ही आसान था, तो बहुत सारे बिटकॉइंस निकल आते थे। किसको पता फ्यूचर क्या होगा? और आज इसकी कीमत इतनी ज्यादा है भाई, जिसके पास 10-15 अरब पति हो गया घर बैठे बैठे, उसकी निकल पड़ी। और उसके बाद भाई बिटकॉइन की सक्सेस को देखते हुए और सारे डिजिटल करेंसीज आई, आपके क्रिप्टो करेंसीज आई। मई 2021 तक जो बिटकॉइन, ये मतलब जो क्यूमुलेटिव मार्केट है, सारी क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट है, ये $2.5 ट्रिलियन। भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की यार, $2.5 ट्रिलियन का हो गया ये मार्केट। ये चीज है। अब इसके सिग्निफिकेंस काफी होते हैं। पहली बात तो करप्शन आप रोक सकते हो, टाइम इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, गेटवे चार्जेस एंड ऑल लगते नहीं है। करप्शन नहीं होगा क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क है, बीच में कोई है ही नहीं। मुझे आपको पैसे देने हैं, सिर्फ मैं पैसे दूंगा, आपके पास कोई बैंक का है ही नहीं बीच में काम, तो फ्लो ऑफ फंड बहुत ही स्मूथ रहते हैं। भारत की अगर बात करें तो 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था, और आरबीआई ने बोला था कि भाई देखो जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, आरबीआई पापा है बैंकों का, तो पापा जी बोलते हैं कि भाई देखो कोई भी क्रिप्टो करेंसी से डील नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मई 2020, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ये सर्कुलर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि भाई डील कर सकते हो। आरबीआई बड़े बेआबरू होकर आरबीआई मुंह झुकाते हुए, अब क्या करें? तो सरकार ने बोला बिल्कुल परेशान मत हो, हम एक बिल लेके आएंगे। तो सरकार ने फिर क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 इसको रेगुलेट किया, मतलब इसको बनाया। अब अभी ये विंटर सेशन में पार्लियामेंट में आ जाएगा। सिंपल, तो सही है। अब इश्यूज क्या है हम देखते हैं, ये आप समझ गए भारत के कंटेक्स्ट में। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो
आरबीआई को थोड़ा सा ये डर है कि भाई देखो क्रिप्टो जो है ये आरबीआई की मॉनेटरी सॉवरेनिटी को इरोड करेगा, खत्म करेगा। ये मॉनेटरी सॉवरेनिटी क्या है? अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारा हिसाब किताब है, उसके पास पूरी ताकत है कि वो पैसा इशू करती है, ठीक है ना भाई। जो आरबीआई बोलेगी हम सबको मानना पड़ेगा। तो पैसे के मामले में भारत की दो पॉलिसी है, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपकी टैक्स से रिलेटेड और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। तो आप समझिए कि अभी जो फिएट मनी होता है, FIAT फिएट, ये सरकार जो करेंसी इशू करती है ना, दैट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये होती है आपकी फिएट मनी। तो अभी ये पूरी की पूरी ऑटोनॉमी जो है ये आरबीआई के पास है। आप समझ रहे हो ना फिएट मनी क्या होता है? फिर से बता दूं, इट्स अ टाइप ऑफ मनी दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी। तो अभी आरबीआई फिएट मनी आई एम सॉरी, बीबी मोरी पूरी तबीयत सही नहीं हुई है। आरबीआई जो है अभी जो फिएट मनी FIAT, ये क्या भाई देखो, थोड़ा सा मेरी लाइन कभी कभी ना मैं कुछ वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हुए बहुत पहले से आ रहा हूं, बहुत पहले से, ठीक है। तो अब ये क्या है ना कि ये जो पैसा है ये आरबीआई के पास है। मतलब फिएट मनी होता है जब आप जो करेंसी है वो इट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी। जैसे पहले जो करेंसीज होती थी गोल्ड सिल्वर से पैक की जाती थी ना, अब डॉलर से होता है। मतलब जैसे गोल्ड और सिल्वर एक फिजिकल कमोडिटी है, ठीक है, अब उसके रेफरेंस में करेंसी की वैल्यू सेट की जाती है। अब उसको हटा लो, लोगों का भरोसा है। तो फिएट मनी होती है कि जो करेंसी इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी, जैसे हमारा पैसा, जो हमारे नोट है। अब नोट जो है वो आरबीआई जो है वो इशू करता है, वो लीगल टेंडर, लोगों का भरोसा है ना। कल आप कैसा थोड़ी ना कि कल आप 100 रुपए देने जाएंगे, हालांकि अच्छा कल आप 100 रुपए देने जाएंगे तो वो लेने से मना कर दे, लेकिन ऐसा होता है, मैंने देखा है कई बार। जैसे 10 के सिक्के आजकल पता नहीं लोग क्यों लेने से मना कर देना। तो लोगों का भरोसा है, ट्रस्ट है। अब यही आरबीआई को डर है कि भाई हमारी मॉनेटरी सॉवरेनिटी चली जाएगी। भाई सेंट्रल बैंक जो है वो बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे, यानी कि लोगों के पास जो अभी, जैसे मुझे एप्पल का फोन खरीदना है, मैं क्यों भाई आरबीआई की करेंसी यूज करूंगा, फिएट करेंसी, या मैं सीधा बिटकॉइन यूज करूंगा अपना। अब पहली वेव क्रिप्टो की फेल हो गई, पहली वेव आई क्रिप्टो की 2010 के बाद, 2015-16 में। तब उसके बाद आरबीआई को लगा क्या है, कुछ नहीं है यार, हमारे पैसों के सामने कहां टिकेगा ये, लोगों को समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, और यही हुआ। लेकिन अभी इस समय सेकेंड वेव जो क्रिप्टो की आ रही है, जिनको स्टेबल कॉइन्स बोला जा रहा है, वो थोड़ी अलग है। बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, वो तो एल्गोरिथम है बस। बट स्टेबल कॉइन्स दे आर बैक्ड, पता है ना, स्टेबल कॉइन्स को बैकिंग है डॉलर की। डॉलर इसको बैक कर रहा है। अगर आपके पास स्टेबल कॉइन है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और उससे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब रिजर्व बैकिंग जो है, इट विल पोटेंशियली गिव स्टेबल कॉइन द ग्रेविटास। कहने का मतलब यही है कि जो नेशनल करेंसी है हमारी, वो इन स्टेबल कॉइन्स में बदल सकती है। सेंट्रल बैंक को तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, आरबीआई का पैसा तो चलेगा ही, लेकिन लोग इन स्टेबल कॉइन्स में डील करना शुरू कर देंगे, यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी सॉवरेनिटी जा सकती है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? पैसे का लेन देन, लिक्विडिटी, पैसे जा रहे हैं, पैसे फ्लो कर रहे हैं। तो आरबीआई उसी हिसाब से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटाती है। जब उसको पैसा खींचना होता है मार्केट से इन्फ्लेशन कम करने के लिए, थोड़ा ठीक है हाई लेवल हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए पैसा खींचेगी, वो रेपो रेट बढ़ा देगी, और जब ज्यादा फ्लो करना होगा तो रेपो रेट घटा देगी। रेपो रेट से सब होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। लेकिन भाई स्टेबल कॉइन्स में तो ऐसा होगा नहीं भाई, बैंक स्टेबल कॉइन्स अलग हो गया ना, तो उसमें आप इंटरेस्ट रेट सेट ही नहीं कर सकते, यानी कि आपका मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन से कंट्रोल ही चला जाएगा। ये खतरनाक हो सकता है भाई। DM ये स्टेबल कॉइन है, ये फेसबुक ने प्रपोज किया था। अब फेसबुक चला रहा है, उनका क्लाइंट बेस अच्छा खासा है, तो अगर DM डॉलर को रिप्लेस कर लेगा, डॉलराइजेशन जिसको बोलते हैं, तो खतरनाक हो जाएगा। ये डोमेस्टिक कंट्री डिक्लाइन हो जाएगी ना, मतलब एक पैरेलल करेंसी आ गई है। सिंपल वर्ड में आप ये समझिए,
अब पैरेलल करेंसी जो है उसका रेगुलेशन अलग तरीके से होगा। जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इट विल लूज ट्रैक्शन, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी गई तो इसका सीधा फर्क आएगा लोगों के ऊपर, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से ही पैसे की वैल्यू, महंगाई, ये सब डिटरमाइन होती है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। तो सिचुएशन खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक क्या है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कॉइन दे आर लाइकली टू पेग्ड टू द डॉलर, और अगर ऐसा हुआ तो बर्बाद। भाई पहले पेगिंग मतलब समझते हो ना कि डॉलर से, मतलब स्टेबल कॉइन से होगा, सब ट्रेड होगा। जैसे मान लीजिए अभी डॉलर से ट्रेड हो रहा है, अब कल को ये हो गया कि भाई एक काम करो, स्टेबल कॉइन से भी आप डील कर सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर है ना। कल को ये हो गया कि दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर बोला कि भाई दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर डॉलर से जुड़ा हुआ है, यानी कि अब डॉलर हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है तो आप बाहर से तेल खरीद सकते हो। तो भारत सरकार क्या करेगी, दैनिक जागरण के पेपर छापना शुरू कर देगी, या दैनिक जागरण से बोलेगी कि भाई सऊदी अरब के प्रिंस के पास जाएगी, इतने सारे ये लो दैनिक जागरण के पेपर, या लोगों से बोलेगी रद्दी में मत बेचना, दैनिक जागरण के पेपर हमको दे दो, और उनसे तेल खरीद लेगी। तो स्टेबल कॉइन्स इस तरीके से होगा। इफ दे आर पेग्ड टू द डॉलर तो स्टेबल कॉइन बैंड बजा देंगे, यानी कि फिर पूरी दुनिया को इसी में डील करना पड़ेगा, और इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पे। अब अमेरिका के लिए तो एडवांटेज है क्योंकि डॉलर इससे ताकतवर होगा, लेकिन रेगुलेट कैसे करोगे बेटा, ये चीज है। तो इसीलिए आरबीआई, पहला तो यही कि आरबीआई विल लूज इट्स मॉनेटरी सॉवरेनिटी। दूसरा सेकंड कंसर्न ये है कि भाई कैपिटल आउटफ्लो के लिए क्रिप्टोज वुड बिकम कन्ड्यूट्स, है ना। लोग अपना डोमेस्टिक, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना डोमेस्टिक मनी वो क्रिप्टो में लगा देंगे, क्रिप्टो एक्सचेंज में। अभी क्या होता है, अभी मुझे इन्वेस्ट करना है, आज मैं शेयर खरीदूंगा, या मैंने अपना पैसा निकाला बैंक से, मतलब डीमैट अकाउंट में मैंने पैसा डाला अपने बैंक से और शेयर खरीद लिया, यानी कि देश की करेंसी से आप डील कर रहे हो। जो ट्रेड हो रहा है वो देश की करेंसी से हो रहा है ना। क्रिप्टो में क्या होगा, वो क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में होगा, हार्ड करेंसी में ट्रेड नहीं होगा, ठीक है ना। अब चाइना ने ऐसे ही इसी चक्कर में $80 बिलियन खो दिए थे वाया क्रिप्टोज, तब जाके उसने सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन बैन किए थे सितंबर में, इसी सितंबर में, पिछले के पिछले महीने। चाइना को पता लगे, बाप रे इतना $80 बिलियन चले गए क्रिप्टो के थ्रू, भाई बैन करो सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को। तो कैपिटल आउटफ्लो, भाई लोग पैसा निकाल के क्रिप्टो में लगा देंगे। इन्वेस्टर्स किसी के सगे थोड़ी ना होते हैं, इन्वेस्टर क्या, कोई किसी का सगा नहीं होता है। तुम वही पैसा लगाओगे ना जहां पे तुमको ज्यादा प्रॉफिट है। क्रिप्टो का मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो में पैसा लगाओगे, और कहां लगाओगे, ये चीज है। तीसरा कंसर्न, आरबीआई जो है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को भी बता रहा है। देखिए आज ही हमने देखा कि क्रिप्टो का जो मार्केट है, अभी मैंने पूरी वो न्यूज पढ़ी नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा कि क्रिप्टो मार्केट फॉल हो गया, तगड़े तरीके से फॉल हुआ है। अब बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। 2017 में $1000 थी, और फिर अभी $70,000 के करीब आ गई, फिर से वो फ्लक्चुएट की। तो वॉलेटिलिटी है ना। आपने मस्त एक क्रिप्टो, आप बिटकॉइन में आपने इन्वेस्ट किया, आपको नहीं पता कि अगले दिन वो मार्केट कहां चला जाएगा, क्या पता जीरो हो जाए। ये जुआ है, गैम्बल है, ये चीज है। नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अभी तो सब बढ़िया है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा फिर क्या होगा। आखिरी, लॉस ऑफ रेवेन्यू, आरबीआई का पैसा जा सकता है कैसे। भाई देखो, आरबीआई भी पैसा कहां से कमाता है, आरबीआई जो है वो सरकार की सिक्योरिटी, सरकार को पैसा चाहिए होता है, तो वो आरबीआई मतलब जो बैंक है वो पैसा कहां से कमाते हैं। तो जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो सरकार सिक्योरिटीज छापती है, पेपर देती है, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज। अब वो डेटेड सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीदती है और बदले में वो इट प्रिंट्स करेंसीज, है ना, यानी कि एक तरीके से मनी जो है वो जनरेट हो रहा है, और उसके बाद आरबीआई को इन्हीं पे रिटर्न मिलता है, यानी कि रेवेन्यू आता है। अब क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो ये रेवेन्यू खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो खुद ही मनी सप्लाई कर रहे हैं, या आरबीआई की बैकिंग कहां है, आरबीआई थोड़ी ना मनी सप्लाई कर रही है, क्रिप्टो तो अपने आप ही सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब देयर कुड बी लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर आरबीआई। तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखो रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस की बात करें तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आता है। सबसे पहले तो पैसिव टॉलरेंस,
लीगल स्टेटस की तो बात की बात आएगी, बैन करो इसको, जैसे चाइना ने अभी किया है। चाइना ने पूरा का पूरा बैन ही कर दिया क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को, जब उसको इतना तगड़ा लॉस हुआ। लेकिन दोस्तों ये देखिए, टोटल बैन सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब टोटल बैन का मतलब क्या है? जैसे शराब को बैन कर दो, शराब कभी बैन होगी आपको लगता है? बिहार में शराब बैन है, शराब मिल जाएगी, फिर भी कैसे मिलेगी? इलीगल तरीके से। और जहां पे इलीगल आता है वहां पे ब्लैक मनी भी आएगा, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग सब आएगा। तो इलीगल चैनल्स, इनविजिबल, और सरकार के ऊपर सिरदर्दी बढ़ जाएगी। बेटिंग बैन है लेकिन फिर भी बेटिंग होती है, ड्रीम 11। तो वही मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या है? दूसरा कि भाई लीगल स्टेटस को आप साइड में रखिए, लेकिन जितने भी रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस है उनको प्रोहिबिट कर दो। यानी कि जैसे आरबीआई ने किया था, आरबीआई ने क्या किया था? आरबीआई ने बैंकों को बोल दिया था 2018 में कि भाई देखो, आप क्रिप्टो करेंसी से डील नहीं करोगे, खत्म। भाई क्रिप्टो करेंसी कौन रेगुलेट करेगा? बैंक्स। नहीं डील करोगे, तो अगर आप नहीं डील करोगे तो खेल खत्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो भाई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। तीसरा अप्रोच और सबसे सूटेबल अप्रोच क्या रहेगा, जो भारत भी कर रहा है, जैसे यूके, सिंगापुर और जापान कर रहे हैं। क्रिप्टो है बट इन अ रेगुलेटेड वे। लीगल टेंडर नहीं है ये, लीगल टेंडर नहीं है ये, बट स्टिल यू कैन डील विथ इट। ये चीज है। अब भारत यही पाथ को अप्लाई कर सकता है। ये मिडिल पाथ है, बुद्ध ने बोला था मिडिल पाथ अप्लाई, मिडिल पाथ पे जाओ, सबसे बेस्ट है। तो यही चीज है। किसने लिखा है ये? जो ये आपको मैं आर्टिकल बता रहा हूं, इट इज रिटन बाय नन अदर देन डी सुब्बा राव, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया पे खूबसूरत आर्टिकल है, 2 आर्टिकल अभी और आएंगे इससे रिलेटेड। ये पहली सीरीज है, मैं लेक्चर लेके आऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा है ना कि आपको मेरे थ्रू इतने सारे लेक्चर्स, बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स, ये सारे आर्टिकल्स आपको, पेड आर्टिकल है वैसे आप इसको शायद पढ़ भी नहीं पाओगे, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो यही सब मैं आपको बताता रहूंगा। कुछ नहीं पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। देखो भाई, इतनी जानकारी दी है तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दो। मैं मस्त मस्त इस पर ब्लॉग्स बनाता हूँ। और अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, यूपीएससी, एनसीईआरटी, बैंकिंग, एसएससी, शानदार कोर्स, बेहतरीन कोर्स हमने निकाले, इन नंबर्स पे कॉल करना है आपको या फिर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच।